शांति। तो हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट ऑडिबिलिटी और टेक्निकल चीजें चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज परफेक्टली आपको आ रही है? ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो अभी हम पिछले एक वीक से केमिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं, बोर्ड्स और एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड। ओके, सो दिस इज मानस खंडूजा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे ख्याल से ठंड में सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड्स का सीजन चल रहा है, फिर एएमयू एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, और उसी डायरेक्शन में हम केमिस्ट्री की क्लासेस पिछले वन वीक से मैं ले रहा हूँ। और आज थर्ड क्लास है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास आप सबने पूरी करनी है बच्चों, क्योंकि आज मैं कराऊंगा खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और तुम्हें पढ़ाऊंगा सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ानी है, और फिर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने इतने अच्छे से क्वेश्चन करने हैं जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा 10th का जो केमिस्ट्री साइंस का बोर्ड का पेपर होगा, उसमें केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आज करेंगे। प्लस हम करेंगे एएमयू एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। थर्ड, मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो शायद तुम्हें बहुत हेल्प करे अगर तुम एएमयू एंट्रेंस का एग्जाम देते हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस होंगे और रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। तो जिस पॉइंट पर अगर मेरी आवाज या ऑडिबिलिटी में दिक्कत हो बता देना। दिस इज मानस खंडूजा, और हम बात करेंगे आज रेडॉक्स रिएक्शन की। उससे पहले आपको पता है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो कोचिंग एसटीबीसी एकेडमी से, तो ये जो फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट है इसे आप कर सकते हो पेड बैचेस के लिए। और यूट्यूब पर फ्री बैच स्टार्ट हो गया है जिसमें केमिस्ट्री में रोज ले ही रहा हूँ। ओके, आप सबको पता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मानस सर की क्लास होती है 6:15 बजे। केमिकल रिएक्शन तीसरी क्लास में खत्म होने वाला है। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में खत्म। ओके, टाइमिंग्स मेरे 6:15 से 7:30 होता है। आपको पता है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज क्या है? आज है वेडनेसडे और आज हो रही है क्वेश्चंस की क्लास। ये ऐप है, इसको भी डाउनलोड करना है भाई सबने। और वीडियो को लाइक फटाफट कर देना। चलो फटाफट शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो बच्चों, ऑक्सीडेशन देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तुम्हें 10th में पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, और 11th में दोबारा रेडॉक्स आता है, और 12th में जब तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो वहां भी तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। ओके, तो कोई बच्चा अगर किसी ने ऑक्सीडेशन पहले सुना है तो कमेंट में बस हाँ या ना बता दे कि सर हमने पहले ऑक्सीडेशन वर्ड सुना है। और नहीं सुना तो एन लिख दे कि मैंने कभी नहीं सुना, मैं तो पहली बार आज ऑक्सीडेशन पढ़ूंगा। ओके, तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो सबसे आसान डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज कहलाता है। ये डेफिनेशन बहुत जनरल है, और केवल इसी से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक केवल पार्ट है कि ऐसा होता है तो हम उस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कह सकते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन जो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई जाती है कि नाम में ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी और सबको पता होगी। ठीक है ना, हर किसी को पता है कि भाई ये दिख रहा है, ये ऑक्सीजन कॉपर में ऐड कर गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। पर बच्चों, अब तुम 11th में आने वाले हो, तुम्हारा 10th लगभग खत्म होने वाला है, तो ये डेफिनेशन अपने आप में अधूरी है। ठीक है ना, केवल ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन को डिफाइन नहीं करता। तुम आगे जाके देखोगे रिएक्शन में ऑक्सीजन है ही नहीं, पर फिर भी हम कह रहे हैं एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो केवल ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन को नहीं डिफाइन किया जाता, हमें धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है, तो कैसे और कैसे कैसे पढ़ा आपने 10th क्लास में? हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, या ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है। ये आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा कि सबसे पहले ऑक्सीजन का अगर आप एडिशन करते हो तो ऑक्सीडेशन कहेंगे सर, और अगर हाइड्रोजन का एडिशन हम करते हैं तो रिडक्शन कहा जाता है। ये दोनों चीजें पता है? तो देखो इस में मुझे बताओ कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ। कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। और इस वाले में कौन रिड्यूस हो रहा है बच्चों? इस वाली स्पेसी में कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो रहा है। इतनी बात सबको आती? कोई ऐसा बच्चा जैसे ये नहीं पता?
मेरे ख्याल से ये हर किसी को पता है। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होती है, जो आपकी 10th क्लास के पेपर के लिए इनफ होती है। पर जब तुम किसी कॉम्पिटिशन लेवल का पेपर देना चाहते हो, तो इतनी सी डेफिनेशन से तुम्हारा काम नहीं होगा। तो तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तब एक और डेफिनेशन हमारी हेल्प करती है, और वो क्या होती है बच्चों? ज़रा उसे देखेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना, ये डेफिनेशन आपकी हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा। तो अगर कोई, जैसे मान लो ये जिंक सल्फेट है, इसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम से करी बच्चों, बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन को समझना। मैग्नीशियम अगर तुम्हारा इस फॉर्म में लिखा है, उस पे कोई चार्ज नहीं है। कोई भी मेटल अगर तुम्हारा इस फॉर्म में लिखा है, ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो हम मानते हैं उसका चार्ज बच्चों 0 है। इतनी बात सबको पता है ना? अगर कोई मेटल केवल इस तरह से लिखा है, उसके ब्रैकेट में सॉलिड लगा हो और ऊपर या आसपास कोई एलिमेंट या चार्ज नहीं लिखा, तो हम उसका चार्ज 0 मानते हैं। हर किसी को ये बात पता है। बच्चों ये रिएक्शन जब होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, आपको पता है? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है और जिंक मेटल बन जाता है। क्या इतनी रिएक्शन हर किसी को पता है? फिर बहुत अच्छे से रेडॉक्स क्यों कहेंगे हम समझेंगे। बहुत ज़रूरी है बच्चों तुम्हारा रेडॉक्स का केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हट के समझना। तुम्हें पता है ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है, या हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है, या हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। पर ये डेफिनेशन केवल 10th एग्जाम तक लिमिटेड है। उसके बाद तुम्हें इसकी एक अच्छी डेफिनेशन आनी चाहिए, जो तुम इस रिएक्शन से समझ सकते हो। बच्चों यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज +2 है। आप सबको पता है, जब मैग्नीशियम एक सॉल्ट में होता है, तो वो कैटायन बनाता है और उस कैटायन पे चार्ज +2 का होता है। तो बच्चों 0 से उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, तो हम इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट को कहा जाता है। का केवल ऑक्सीजन से मतलब नहीं है। अगर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो वो ऑक्सीडाइज कहलाता है। बच्चों यहाँ पे जिंक +2 है, यहाँ पे 0 है। 2 और 0 में 2 बड़ा होता है। तो बच्चों क्या जिंक हमारा रिड्यूस हो गया? क्या जिंक हमारा रिड्यूस हुआ? किसको ये बात समझ में नहीं है? बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका समझना। ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका बढ़ता है, ऊपर वाला एरो मतलब इंक्रीज कर रहा है, और अगर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन कहलाता है। इतनी बात सबको क्लियर है? ओके। तो बच्चों आज की क्लास में देखो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में यूटिलाइज़ हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है, प्लस ये एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो बच्चों रेडॉक्स की फुल फॉर्म ही होती है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेडॉक्स एक वर्ड है जो दो रिएक्शन को कंबाइंड करके लिखा जाता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तुम्हारे 10th में हिंदी है। अगर आप 10th में हिंदी पढ़ते हो तो संधि विच्छेद नाम की चीज होती है, इसमें शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही हो, दूसरी चीज रिड्यूस हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मेरी डेफिनेशन सबने सुनी? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहे हो, तब वो रिएक्शन रेडॉक्स कहलाती। ठीक है ना? दो शब्दों को मिला के जब एक शब्द मिला दिया, रेडॉक्स की फुल फॉर्म होती है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हर किसी को ये बात पता थी? हर बच्चे को पता है रेडॉक्स की ये फुल फॉर्म होती है? कोई ऐसा बच्चा जिसने पहली बार पढ़ा हो कि रेडॉक्स इन दो शब्दों से मिलके एक छोटा सा वर्ड बना है? तो बच्चों अगर आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, तो मुझे बताओ जिंक ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? सबसे पहली रिएक्शन एग्जांपल है आपका। आप मुझे बताओ जिंक ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज? तो ये जिंक ऑक्साइड है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है या फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है?
ये रिड्यूस हो रहा है बेटा। देखो कैसे बताया मानस सर ने। आप देखो, आप अपनी बेसिक डेफिनेशन भी लगाओगे ना, ये जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन इसे छोड़ के चली गई। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो बच्चा ये रिड्यूस हुआ ना, ये रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडाइज कार्बन हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिली। ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। बताओ किसको पहला स्टेप क्लियर नहीं है कि सर आपने कैसे बताया जिंक ऑक्साइड रिड्यूस कैसे हुआ और कार्बन ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? हर बच्चे को ये बात क्लियर हुई? अब दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, MnO2। मैंगनीज का कोई एटॉमिक नंबर मुझे कमेंट्स में बताएगा कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैंने याद कराया आपको, बताओ जल्दी से मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? और अगर आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखो तो बच्चों, अगर ऑक्सीजन किसके साथ छोड़ के चली गई, ये MnO2 की ऑक्सीजन इसे छोड़कर चली गई, इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और HCl आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? MnO2 रिड्यूस हो गया, ठीक है, और HCl आपका ऑक्सीडाइज हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को इस पॉइंट में डाउट है? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 26 होता है बच्चों। मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं, कैसे याद कराए? देखो 1 से लेके 20 तक का तो हर किसी को याद होता है। हर बच्चे को 1 से लेके 20 तक की सारे एलिमेंट्स याद है। पर 21 से 30 अब याद करो, 11th में आ गए हो, 21 से 30 भी तुम्हें याद होने चाहिए। तो मैं बार बार बताता हूँ बच्चों कैसे कर सकते हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये कुल मिला के 10 एलिमेंट होते हैं 21 से लेके 30 तक के। ठीक है, और इनको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका सर ने बताया है। साइंस टीचर, देखो मैं रोज याद करा रहा हूं ताकि तुम्हारी पीरियोडिक टेबल तुम्हें जल्दी जल्दी याद हो जाए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल। क्रूअल समझते हो? क्रूअल वर्ड पता है सबको? मांगे पेयर कॉपी, ठीक है, और निकालो कॉपी जल्दी। तो बच्चों ये 10 एलिमेंट तुम याद कर लो ना, तो तुम्हारे 21 से लेके 30 तक के फटाफट याद हो जाएंगे। बहुत जरूरी है बच्चों, ये 10 एलिमेंट तुम्हारे 12th में बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारे। जब तुम डी ब्लॉक नाम की चीज पढ़ोगे ना चैप्टर, तो ये एलिमेंट्स पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और अगर तुम्हें इनके एटॉमिक नंबर या इनका सिंबल नहीं पता तो बहुत परेशानी होगी। तो इसे अभी से याद कर लो 11th में आने से पहले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हर किसी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो तो मुझसे कह सकता है। ठीक है, तो आई सपोज यहां तक चीजें क्लियर है। अब बच्चों देखो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको एक और बार देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे समझेंगे बच्चों? एक ऐसा सब्सटेंस, सब्सटेंस, मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख दे रहे, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अदर। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो औरों को ऑक्सीडाइज करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो बच्चों सोचो, जो औरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो खुद क्या होता होगा? जो औरों को ऑक्सीडाइज करता है वो खुद क्या होगा? अगर कोई इंसान दूसरे को गरीब कर रहा है तो खुद वो क्या होता है? उसका विलोम शब्द होता है, यानी अमीर होता है। द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अदर इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये खुद कैसा होगा? ये रिड्यूस होता है, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इट गेट्स रिड्यूस। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो खुद रिड्यूस होता है। इस बात को याद रखोगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको कैसे पहचानेंगे? वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा। बताओ बच्चों, पहली डेफिनेशन में कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं? आपका ऐसा सब्सटेंस जो औरों को ऑक्सीडाइज करता है वो खुद रिड्यूस होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी हमने देखा ZnO प्लस कार्बन किस क्या बना रहा था? Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन देखी, इसमें ये चीज जो है वो रिड्यूस हो रही थी, याद है? तो यही क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ किसी को डाउट? क्या किसी को डाउट है इसे पहचानने में?
कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर मैंने तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन बताई, तो रिड्यूसिंग एजेंट की मुझे जल्दी से खुद बताओ क्या होगी। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या कर देना है, द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अदर, जो औरों को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है ना, जो खुद रिड्यूस होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है, उससे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो बच्चों अगर इस रिएक्शन में आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछूं, तो जल्दी से मुझे बताओ इस रिएक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अच्छा, मेरी स्पीड तेज तो नहीं हो रही? देखो मुझे बता देना कि सर आप तेज पढ़ा रहे हो, धीरे कर दो थोड़ा। कि देखो हम कोर्स पूरा खत्म कर लेंगे उससे पहले, मुझे इतना पता है कि मैं आपका पहले पेपर से सब कुछ रिवाइज करा चुका हूँ। ठीक है, और अगर आपको किसी पॉइंट पे जरूरत है कि सर थोड़ा सा आप मुझे बता दो, चीजें समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे रिपीट करने के लिए कह सकते हो। तो बहुत सही आंसर दिया अभी एक स्टूडेंट ने। ओके, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। बच्चों कोई डाउट तो नहीं? आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, देखो तो मैं दिखा भी दूं, ये लेके आया हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और बोर्ड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। तो जल्दी से बस ये दो चीजें रह गई हैं, इन्हें खत्म कर लेते हैं, फिर हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां तक अगर किसी को डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। करोजन बच्चों पता है क्या होता है, करोजन पता है क्या होता है, जंग लगना। ठीक है, अब देखो करोजन और रस्टिंग में क्या फर्क होता है। देखो आयरन के केस में करोजन को रस्टिंग कह दिया जाता है। जैसे 50 ओवर वाले मैच को वनडे कहा जाता है, मैच तो सब होते हैं लेकिन 50 ओवर वाले को वनडे कहते हैं, 20 ओवर वाले इसको T20 कहते हैं। इसी तरह से आयरन के केस में करोजन को रस्टिंग कहा जाता है। करोजन का मतलब होता है, एक तो ये मेटल के लिए होता है वर्ड, करोजन मेटल के लिए होता है, जब मेटल के आसपास की चीजें उसको रिएक्ट करके खराब कर देती है। क्या है हमारे आसपास, मॉइस्चर, एसिड, ये सब हमारे सराउंडिंग में है। तो अगर आपका कोई मेटल है, वो ये आसपास वाली चीजों से रिएक्शन करता है, तो खुद डिग्रेड होता जाता है। ठीक है ना, उसके ऊपर एक लेयर बनती जाती है, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो खुद की वो चीज खो रहा है, वो किसी और चीज में बनता जा रहा है, खुद को खोता जा रहा है और कुछ बनता जा रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को करोजन कहते हैं। और कलर याद रखना बच्चों, ये कलर वाला क्वेश्चन आता है, मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तुम्हें। अगर सिल्वर पे रस्ट होता है करोजन, तो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, कॉपर पे ग्रीन कलर की आती है। ठीक है, रस्टिंग, ओ आयरन के केस में करोजन को रस्टिंग कहा जाता है। करोजन ऑफ आयरन, करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। और करोजन का मतलब होता है आपका जो मेटल है, मेटल पे होता है करोजन, वो आसपास वाली चीजों से रिएक्शन कर रहा है। अब देखो जब कोई चीज रिएक्शन करती है, तो उसमें कमी आएगी ना। एक अच्छा खासा सोडियम, एक अच्छा खासा कॉपर था, पीले कलर का दिखता था, उसने आसपास वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अब कॉपर ऑक्साइड तो हरे कलर की होती है और कॉपर की तरह स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो सोचो अपने अंदर तुम इम्प्योरिटी ला रहे हो, तो तुम अपने आप को खराब कर रहे हो ना, तो यही करोजन क्या। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है? मैं आपको बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस ये जरा सा हमारा एक टॉपिक रह गया, फिर हमने आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। आज का थंबनेल ही लिखा है कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे। एक आखिरी चीज बच्चों, रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी सबको पता है क्या होती है। ये रेंसिडिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम लोग सब स्कूल जाते हो, है ना, अभी तो स्कूल जाते हो, तुम्हारी फ्राइडे को तुम लंच लेके गए, फ्राइडे वाले दिन तुम लंच लेके गए, सैटरडे तुम्हारी छुट्टी थी, ठीक है, संडे भी तुम्हारी छुट्टी थी, और मंडे को सर्दी की वजह से डीएम ने छुट्टी कर दी। इन 3 दिनों में अगर तुमने अपना टिफिन खोल के
बाहर नहीं रखा और कुछ उसके अंदर खाना बचा था, तो अगर ट्यूसडे को तुम टिफिन को स्मेल करते हो, तो वो जो स्मेल आती है, वो रैंसिडिटी की वजह से आती है। हुआ है कभी ऐसा तुम्हारे साथ कि 3 दिन छुट्टी तुमने टिफिन बैग से नहीं निकाला और जब तुम चौथे दिन उसको ऐसे खोलते हो, तो जो बढ़िया सी स्मेल आती है, वो रैंसिडिटी की वजह से आती है। घर में कोई दाल है, नीचे फ्रिज के अंदर पड़ी रह गई, 3-4 दिन बाद उसे देखा, तो ये सब सड़ने की जो स्मेल होती है ना, वो रैंसिडिटी की वजह से आती है। किसी के साथ ऐसा हुआ है? किसी ने अपने साथ एक्सपीरियंस करा है, सड़ी हुई चीज़ को देखा है? तो रेंसिडिटी बच्चों ऑक्सीडेशन है हमारे खाने में फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, वो अगर ऑक्सीडेशन कर लें तो वो सड़ जाते हैं। सड़ने के पीछे वजह है हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और ये सड़ा हुआ खाना खाने से क्या होता है? भाई पेट ही तो खराब होगा और क्या होगा। अगर ये सवाल है, रेंसिड मतलब सड़ा हुआ खाना, रॉटन मतलब रैंसिड मतलब सड़ा हुआ, खाने का सड़ जाना, और इसे केमिकल भाषा में कहते हैं खाने के अंदर जो फैट्स एंड ऑयल है उनका ऑक्सीडाइज हो जाना। तो बच्चों कैसे बचा सकते हो? कैसे तुम बचा सकते हो? कैसे तुम बचा सकते हो खाने को सड़ने से? तो बच्चों सबसे अच्छा तरीका है ऑक्सीजन को नहीं आने दो। तो तुम्हारा जो लेस होता है उसमें क्या होता है? हवा ही तो होती है। तो लेज़ में हवा ज़्यादा है, अंदर का चिप्स तो कम होता है। उस हवा से क्या होता है, रैंसिडिटी कम हो जाती है। तो उन्होंने हवा ही ज़्यादा डाल दी, चिप्स कम है। और क्या करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बार-बार आता है कि हम नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। कोई सवाल करे कि रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन-सी गैस यूज़ होती है? तो आप बताओगे नाइट्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा, उसे ठंडी जगह पे रख दो। आपको पता है सर्दियों में ज़्यादा खाना नहीं सड़ता। क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि सर्दियों में ऑक्सीडेशन नहीं होती ज़्यादा, ठीक है? पर गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है। तो फ्रीज़र का यहाँ रोल आता है, आप रेंसिडिटी होने से बचाने के लिए उसे फ्रिज में डाल सकते हो। और चौथा, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेंट को प्रिवेंट करने वाले। तो बच्चों बताओ क्या ये चैप्टर क्लियर हुआ? किस चीज़ को रिपीट करना है? ए टू ज़ेड सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? रेडॉक्स या रेंसिडिटी? देखो, रेडॉक्स के क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करेंगे अभी, उसमें मत परेशान हो। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी एक सिंपल भाषा में कहूँ तो खाने का सड़ जाना होता है। मेन खाने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? खाने में कोई भी चीज़ आ गई, ये नहीं कि तुम्हारा डिनर, लंच, अंकल चिप्स, फूड, फ्रूट, ब्रेड, सोया, कुछ भी चीज़ अगर काफ़ी समय तक रहती है, तो उसके अंदर अगर फैट है या ऑयल है, वो आस-पास वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और जब ऐसा होता है, तो वो सड़ जाता है। इस सड़ जाने को केमिस्ट्री में रैंसिडिटी कहा जाता है। जैसे एसिडिटी होता है ना, वैसे रैंसिडिटी होता है। रैंसिडिटी को बचाने के तुम खुद सोचो क्या अच्छे तरीके हैं। खाना सड़ने से बचाने के लिए उसे फ्रिज में रख दो। खोए वगैरह टाइट पैकिंग से होते हैं। अभी टार्निशिंग भी बताता हूँ क्या होता है। दूसरा चीज़ नाइट्रोजन गैस याद रखना बच्चों बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन गैस डालते हैं और एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। टार्निशिंग का मतलब होता है जैसे बच्चों सिल्वर है। सिल्वर लोग क्यों खरीदते हैं? करोजन भी रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट रुको। सिल्वर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो अच्छा दिखता है, उसमें चमक होती है। ठीक है ना? आप इतना महँगा सोना-चांदी खरीदोगे क्योंकि वो चमकते हैं, वो सुंदर दिखते हैं। अब अगर वो टार्निश कर जाए मतलब वो थोड़ा-सा उनका रंग फ़ेड कर जाए। रंग फ़ेड करना समझते हो? फ़ेड कर जाना टार्निशिंग ही कहलाता है। ठीक है ना? उसने अपनी चमक खो दी। इसे टार्निश होना कहलाता है। तो अगर एक सिल्वर है जिससे उस इसलिए पहना जाता है क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा दिखता है। अगर वो टार्निश कर जाता है तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, इसलिए उसे पॉलिश करते हैं। पॉलिशिंग पता है ना? ये जो ज्वेलरी होती है इनकी पॉलिशिंग करी जाती है। करोजन की बात कर रहे थे तो करोजन फटाफट मैं बता देता हूँ। करोजन बच्चों होता है हमारे मेटल का आस-पास वाली चीज़ों से रिएक्शन करना। आस-पास क्या है हमारे? मॉइस्चर या एसिड। जब मेटल आस-पास की चीज़ों से रिएक्ट करता है ना, तो वो खुद के नेचर को खो देता है। ठीक है ना? अब तुम एक अच्छे इंसान हो, मान लो तुम बुरी संगति में रहते हो, तो तुम अपना नेचर खो दोगे।
तो इसी तरह से ये मेटल अपना नेचर खो देता है और डिग्रेड करने लगता है। ठीक है ना? टूटने लगता है, जंग लग जाती है, लाल पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है। इसी को करोजन कहते हैं। और रस्टिंग के केस में आयरन के केस में करोजन को रस्टिंग कहा जाता है। जैसे मैच होता है, लेकिन 50 ओवर वाला मैच वनडे कहलाता है ना, इसी तरह से करोजन सबके लिए, पर जब आयरन के लिए करोजन होता है, तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। देखा है आयरन के ऊपर एक लाल कलर की लेयर लग जाती है और वो उसको पूरी तरह से खराब कर देती है। तो ये रस्टिंग कहलाता है। सिल्वर की ब्लैक कोटिंग होती है और कॉपर की ग्रीन कोटिंग होती है। ठीक है? इसीलिए लोग कहते हैं कि तांबे के जो कॉपर का होता है ना, कॉपर के बर्तन में दही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उससे रिएक्ट करके जहरीली कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिससे तुम फर्दर बीमार हो सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब खूब सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सेशन। ओके? ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, सिल्वर की रिफाइनिंग हो रही है। सिल्वर की रिफाइनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लो वो करोड़ हो गया है। तो आप कैसे ये रिएक्शन लिखनी है हमें? द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। आपको इसकी रिएक्शन लिखनी। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर है, कॉपर है। आपको इन चारों से होने वाली रिएक्शन को लिखना है। लिख पाओगे? मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। आप सब देखो कमेंट में अगर लिख पाते हो तो वेल एंड गुड, फिर मैं ऐसे बता दूँगा कैसे करना है। आयरन का वेट या आयरन का मॉलिक्यूलर वेट? देखो करोजन में बच्चों देखो इतना डिटेल तो 11th में आता है कि तुमसे आयरन का वो पूछा जाए। अगर तुमसे कोई रस्ट का फॉर्मूला पूछता है तो वो Fe2O3.XH2O होता है। समझ रहे हो? आयरन का एक ऑक्साइड उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मूला होता है। तो आपसे अभी 12th से पहले करोजन का इतना डिटेल नहीं आएगा। 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। अभी बस इतना याद रखो कि अगर तुमसे कोई जंग का फॉर्मूला पूछता है, रस्ट होती है ना, तो वो ये होता है। ठीक है? XH2 मतलब हमें पता नहीं वाटर मॉलिक्यूल्स कितने। इस क्वेश्चन को लिखो कमेंट्स में आता है तो। ओके, आप लोग आराम से लिखो और जिसे नहीं आता वो स्क्रीन पे देखे। अच्छा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें सिल्वर मेटल चाहिए और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो आपको एक्वस लिखना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट कॉपर मेटल से हो रही है, तो बच्चों कॉपर के ब्रैकेट में क्या लिखूं? अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल है तो यहाँ सॉलिड लिखूं, लिक्विड लिखूं, गैस लिखूं, एक्वस लिखूं, क्या चीज लिखूं? जल्दी से बताओ। ओके, तो बच्चों अगर आपको पता हो सारे मेटल सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। इस रिएक्शन में कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर क्या हो जाएगा? आपको प्योर मिल जाएगा। तो हमें प्योर सिल्वर चाहिए था बच्चों, प्योर सिल्वर मिल गया। अच्छा इस रिएक्शन से हमें क्या पता लगता है? इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बच्चों ये बात मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। क्या इस लाइन में किसी को डाउट है कि इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है? हर बच्चे को ये बात पता है, मैंने पिछली क्लास में समझाया था। अगर कोई मेटल किसी दूसरे मेटल की जगह ले ले रहा है मतलब वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। बच्चों अगर तुमसे तुम्हारी चेयर खींच के कोई ले लेता है
तो वो तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस रिएक्शन में कॉपर ने सिल्वर की जगह ली है, तो कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ये बात सबको क्लियर है? ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, 10th 11th दोनों एंट्रेंस एग्जाम, आप 10th का बोर्ड और 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर इनमें जरा सा भी डाउट है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, जल्दी से बताएं, इसमें एक्स कौन सा एलिमेंट है। एक्स इज कॉपर, और बिल्कुल सही बात बताई, और ब्लैक कलर कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। तो बच्चों कॉपर क्या होता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और ये ब्राउन कलर का होता है और ये ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मेरे ख्याल से सबको ये आता है। देखो मैं सही से लिख देता हूँ, हमारा एक्स जो एलिमेंट है वो कॉपर है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर ब्राउन होता है और इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन फिलिंग्स में डाला जाता है तो इन चारों में से क्या चीज होगी। ठीक है, जल्दी से बताएं। एक आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, बाकी बच्चों आप भी बताओ। ओके, तो बच्चों आपको पता है, अगर आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स अच्छे से पढ़ा है, तो मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी अच्छा सा मेटल अगर रिएक्टिव मेटल किसी एसिड यानी मिनरल एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपका एक रिएक्टिव मेटल है आयरन, ये रिएक्ट कर रहा है एक अच्छे एसिड यानी HCl से, क्या बनेगा, सॉल्ट FeCl3, और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या किसी को इस बात से डाउट है? क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? या फेरिक दिया ही नहीं है। नहीं, आपको यहाँ पर फेरस फेरिक से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आपको अभी नहीं पढ़ना 10th में। आपको ये पता है आयरन क्लोराइड बन रहा है, उन्होंने खुद ही ये बात क्लियर नहीं करी कि आपको फेरस या फेरिक बनाना। इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी चीज बता नहीं रखी। ठीक है, यहाँ पर आपको इस बात से मतलब नहीं, फेरस या फेरिक, यहाँ पे इसलिए उन्होंने आयरन लिखा है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। फेरस भी आयरन होता है, फेरिक भी आयरन होता है। तो उन्होंने आयरन क्लोराइड इसलिए बोला है क्योंकि 10th लेवल पर बच्चे को नहीं पता फेरस बनेगा कि फेरिक बनेगा, और वो ये बात जानना भी नहीं चाहते 10th वाले बच्चों से।
तो 12th के लिए तुम परेशान हो ना कि फेरस होगा या फेरिक। 10th और 11th एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें इस बात की चिंता नहीं लेनी कि ये फेरस होगा या फेरिक हो। अगले क्वेश्चन पे चले। इन सब में तुम्हें एक एक कर कर रिएक्शन बैलेंस लिखनी है, क्या बैलेंस रिएक्शन है, और आपको मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, और 1 मिनट में पहले वाले के लिए देता हूँ। सबसे पहला लिखा है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो कोई बात नहीं, पर करो सब। क्वेश्चन में दे रखा है, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड टू गिव पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है और आपको बताना है टाइप क्या है रिएक्शन का। सबसे पहला ऑप्शन जो ए वाला है, उसकी आपको रिएक्शन खुद लिखनी है, अभी बैलेंस करनी है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है टाइप क्या है रिएक्शन का। जिंक नहीं है कहीं? जिंक कहां से आ गया ऋषु? पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, दूसरे में जिंक है, तो Zn तो जिंक का सिंबल होता है। ओके, पहला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है? ये भी तो बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकता है। तो बच्चों, मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूं, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप लोग इसका आंसर खुद ब खुद लिख लो। ठीक है? अगर कोई चीटिंग नहीं करना चाहता, पॉज करके खुद प्रैक्टिस करें। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम का सिंबल के होता है, Br हो गया ब्रोमाइड, ये दे रखा है एक्वस। बेरियम आयोडाइड, बेरियम 2 चार्ज वाला होता है, इसलिए I2 होगा बच्चों, तो ये BaI2 होगा। जब ये रिएक्शन हो रही है तो पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है जो कि एक्वस है, पर बेरियम ब्रोमाइड जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है। तो बच्चों, पहले आपको ये पता लग गया कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, और ये एक, अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आपके पास ये दे रखा होगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। बताओ, टाइप ऑफ रिएक्शन में किसी को डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसे ये बात समझ में नहीं आई कि ये प्रेसिपिटेट क्यों है? ये प्रेसिपिटेट इसलिए है बच्चों क्योंकि एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। कहाँ है प्रेसिपिटेट? आप कहोगे ये रहा प्रेसिपिटेट। अब देखिए आप, ये रहा प्रेसिपिटेट। ठीक है? दूसरा रिएक्शन, मेरे ख्याल से बैलेंस तो हर कोई कर लेगा, बैलेंस तो मैंने अच्छे से सिखाया है। ठीक है ना बच्चों? बैलेंस आपने खुद करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बैलेंस करना इस रिएक्शन को। देखो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, Br बैलेंस हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, K और I दोनों बैलेंस हो गए। कोई मुश्किल नहीं। अब दूसरी वाली रिएक्शन देखते हैं। ठीक है? ये मैं दूसरी रिएक्शन है। अब फटाफट बी वाला मुझे करके बताओ कि ऑप्शन जो बी है उसकी क्या रिएक्शन होगी और उसका टाइप क्या है। सेकंड वाला बताओ। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। ओके, तो फटाफट मैं लिख देता हूं इसका आंसर, एक सेकंड। तो बच्चों, जिंक कार्बोनेट है आपका, एक सॉलिड टूट रहा है, तो डेफिनेटली आपने हीट दी होगी। ये जिंक ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है? अब बैलेंस है क्या? बैलेंस तो पहले से ही है। ये आपका क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। जल्दी से अब थर्ड वाली देखते हैं। थर्ड वाली जल्दी से लिखो, क्या है? थर्ड वाली है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, HCl बना रहा है बच्चों। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये अगर दो सब्सटेंस मिलके एक रिएक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है? तीसरी वाली रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। और इसी तरह से आखिरी वाली देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
ठीक है, आसान-आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सब कर लिए होंगे आप लोगों ने। 4th वाला, मैग्नीशियम एक सॉलिड रिएक्ट कर रहा है एक एसिड से HCl, ठीक है? तो बच्चों बताओ ये कौन-सी रिएक्शन? जल्दी से इस रिएक्शन का नाम बताएँ, कौन-सी रिएक्शन हुई? इस रिएक्शन का, लास्ट वाली का। लास्ट वाली बिल्कुल सही बताया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। और बच्चों ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बताओ इस बात से कौन एग्री नहीं करेगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं? तुम सबको पता है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको दिख रही है, पर कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है? कितने बच्चों को ये भी दिख रहा है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। तो कैसे है मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैग्नीशियम 0 है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और यहाँ पे +2 हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज़, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज़, और हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, और यहाँ पर बेचारा 0 हो गया, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, IUPAC आना ज़रूरी होता है। IUPAC बस इतनी याद कर लेना, सिंपल सिंपल एल्केन वाली, ब्रांचिंग वाली। और आइसोमर पढ़ लेना कि ब्यूटेन का एक होता है, पेंटेन के कितने होते हैं? पेंटेन, हेक्सेन, इन तीनों के तुमने आइसोमर बनाए होंगे चेन वाले, उनकी गिनती याद रख लेना कितनी कितनी होती है। जल्दी से क्वेश्चन पिछली बार आया था, बताओ बच्चों कौन सी गैस यूज होती है? आज ही पढ़ाया मैंने। इसमें कौन सी गैस यूज होती है? अगर तुम चाहते हो मेरा खाना जो है वो खराब ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो उसका, तो कौन सी गैस यूज करते? इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन नहीं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर रेडॉक्स, ये हम नहीं कह सकते बच्चों। सारी रिएक्शन रेडॉक्स कैसे हो जाएंगी? ऑर्गेनिक रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती। एक चीज ऑक्सीडाइज हो, दूसरी रेडॉक्स हो, हाँ, बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, पर सारी रिएक्शन रेडॉक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वेरी गुड, ये मैंने पढ़ाया आज, इसका आंसर नाइट्रोजन होगा, आज क्लास में ही ये चीज कराई है। ठीक है, देखो पिछले साल आई थी तभी मैंने तुम्हें ध्यान से बताया। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, एक एक करके मुझे बताना पहले वाले में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। थोड़ा कमेंट आपका मेरे पास लेट आता है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है पहले ऑप्शन में। और लाइक करते रहना बच्चों, देखो जब तुम लाइक करोगे तो कल को मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, लाइक जितने बच्चे हैं उतने लाइक नहीं हो रहे, लाइक जरूर करना, और अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सर का नाम तो पता है ना, मानस खंडूजा सर की क्लास मंडे वेनेसडे फ्राइडे हो रही है केमिस्ट्री की, 10th और 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड और 11th क्लास, मंडे वेनेसडे फ्राइडे 6:15 बजे, यानी अब परसों मिलेंगे। जल्दी से मुझे बताओ इसमें कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? इसमें बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट आपका रिएक्टेंट होगा, एक रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट से आंसर नहीं आने वाला। तो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने पढ़ाया था, जो चीज दूसरों को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज होती है, उससे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो पहले का आंसर है NH3, NO नहीं, NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपको ये बात पढ़ाई जाती है कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, पर बच्चों ऑक्सीजन से ऊपर एक एलिमेंट होता है जिसे हम फ्लोरीन कहते हैं। देखो ऑक्सीजन सेकंड रैंक है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पर इसके ऊपर फ्लोरीन होता है। तो जो एलिमेंट फ्लोरीन को रिमूव कर रहा है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा।
तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये F2 है, ये आपका H2O यहाँ पर F2 में से फ्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट वाटर होगा। याद रखना बच्चों, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ऊपर होता है, तो फ्लोरीन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है और फ्लोरीन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है। ठीक है? हमेशा ऑक्सीजन की सेकंड रैंक थी, तुम्हें परेशानी कहीं नहीं हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन की रैंक 2 है, पर जब ऑक्सीजन से बड़ी कोई चीज आ जाती है, वहां दिक्कत आती है। और ऑक्सीजन के ऊपर बस एक ही इंसान है, वो है फ्लोरीन, और अगर वहां पे दे रखा है तो डेफिनेशन फ्लोरीन के हिसाब से बताई जाती है। फ्लोरीन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, और फ्लोरीन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ आंसर S2 होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बी वाला। तीसरे वाला बताओ बच्चों, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? थर्ड वाले में रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथे वाले में तो साफ साफ हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रही है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बताओ, चारों क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? हाँ, आईयूपीएससी में पढ़ाऊंगा बच्चों। आईयूपीएससी जब हम कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो उस दिन हम आईयूपीएससी, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्सेन, मिथेनॉल सब अच्छे से देख लेंगे। घबराना नहीं, जब चैप्टर आने वाला हो, 3-3 दिन में चैप्टर हो जा रहे हैं। क्लास रेगुलरली करते रहना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अब ये तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने पढ़ाया है। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज। और एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं? एंडोथर्मिक कौन से होते हैं? जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। तो पहला बताओ बच्चों, हीट रिलीज होगी, एब्सॉर्ब होगी? समझ में नहीं आया कौन सा वाला रेशु? मुझे बताओ कौन सा समझ में नहीं आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इन चारों में कौन सा आपको क्लियर नहीं। थोड़ा सा मेरे पास लेट आता है ना मैसेज आप लोगों का, यूट्यूब के लैग की वजह से। रिड्यूसिंग का मतलब क्लियर नहीं है। तो बच्चों बहुत ध्यान से मेरे साथ समझना, अगर ये वाला क्वेश्चन किसी को क्लियर नहीं है ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बढ़ा देता हूँ। देखो, हम सबसे पहली रिएक्शन को अलग कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मैं इसे अलग करके लिख देता हूँ। उसके मैं कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिएक्शन सबको दिख रही है मेरे ख्याल से? कोई ऐसा बच्चा जिसे रिएक्शन नहीं दिख रही? इसे एक काम करते हैं, दोबारा पेज पे लिखते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा। अब बच्चों इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप ये देखो कि ये नाइट अमोनिया ने, इस NH3 ने इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड कर दिया। आप देखो O2H2O बन गया, NH3NO बन गया। तो इसने इसको हाइड्रोजन दिया, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन? NH3। और ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ क्लियर हुआ? दूसरा केस, अगर इस वाले में दिक्कत है आपको, H2O प्लस F2 क्या बना रहा है? HF और HOF। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, केवल फ्लोरीन के केस में तुम्हें ध्यान रखना है। फ्लोरीन के केस में जो फ्लोरीन प्रोवाइड कराता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जो फ्लोरीन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो फ्लोरीन को निकाल देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है? क्लियर हो गया? केवल फ्लोरीन वाले केस में, बाकी हर जगह ऑक्सीजन से आप अपनी डेफिनेशन देख सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, तो बच्चों सबसे पहला डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, जब आप किसी चीज को तोड़ते हो तो आपको हीट देनी पड़ती है, ये एंडोथर्मिक होता है। दूसरा, अगर तुम 10th क्लास में एसिड बेसिस सॉल्ट की, मैंने आज से शायद कितने साल पहले 10th करी है? 12 साल पहले या 13 साल पहले 10th करी। मेरी 10th की किताब में, अगर एस चांद मुझे अच्छे से याद है, तो पानी में जब एसिड में डालते हैं तो वो दिखा रहे होते हैं कि हीट निकल रही होती है।
तो उस टाइम से लेके अब तक मुझे यही बात लग रहा है तुम लोगों ने देखा होगा, अगर तुम एसिड में पानी मिला रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब एसिड में पानी मिलाया जा रहा है, तो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सो होगा। हर किसी को पता है ना? अगर आप डाइल्यूशन का मतलब है पानी मिलाना एसिड में, और जब ये मिलाया जाता है तो हीट रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक। इसलिए क्या? एक्सोथर्मिक। तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला जल्दी जल्दी बता देते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। बच्चों, सोडियम पानी में घुलना चाहता है, ठीक है? तो सोडियम को सॉल्युबिलिटी मिल रही है, उसके बदले वो हीट देता है, इसलिए एक्सोथर्मिक होता है। पर बच्चों ये याद रखना, अमोनियम क्लोराइड में कोई मेटल नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी करने के लिए तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक होता है। ठीक है? इसको तुम डिटेल में पढ़ोगे जब तुम क्लास 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाई जाएगी, तब तुम्हें इस बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। पर अभी याद रखना, अगर कोई मेटल है सॉल्ट में तो एक्सोथर्मिक, और अगर अमोनियम क्लोराइड जिसमें कोई मेटल नहीं है, उसे पानी में घोलने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एंडोथर्मिक। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा 10th के पेपर तक। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, जल्दी से बताओ कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। क्लास की शुरुआत में रेडॉक्स के बारे में मैंने बताया था, इस रिएक्शन में देख के बताओ कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयन दूसरे की जगह लेता है, अगर इसने इसकी जगह ली है, तो रिड्यूस कौन हुआ? जिंक हुआ। किसी से किसी की जगह ले ली तो वो रिड्यूस हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिसको जगह छोड़नी पड़ती है, 10th के लिए समझ लो, थोड़ा आगे जाओगे रेडॉक्स 11th में पढ़ोगे, तुम्हें पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। पर अभी में ये समझना कि जो मेटल जगह ले रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसकी जगह ली जा रही है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? तो ये आपका रिड्यूस हो रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे जिंक का चार्ज +2 है, यहाँ पे 0 हो गया, इस तरह से देखो कमी आ गई उसकी ऑक्सीडेशन में, तो ऐसे भी समझ सकते हो रिड्यूस हो रहा है। और ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, 0 से +2 बन गया। ठीक है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको जल्दी से मुझे इसका नाम बताओ, ये क्या चीज है, इसका नाम बताना है। और ए, बी, सी, इन कोएफिशिएंट की वैल्यू बतानी। प्रोडक्ट का नाम क्या है और ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीशियम नाइट्रेट बिल्कुल करेक्ट नाम बताया बच्चों, इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट। और जरा बैलेंस और कर दो, बैलेंस करके मुझे बताओ ए बी सी कितना है? नहीं चाहिए अभी। तो बच्चों, जब आप इन्हें बैलेंस करोगे तो आप देखोगे आंसर आएगा 3 मैग्नीशियम प्लस N2 गिव्स यू Mg3N2। बहुत आसान बैलेंसिंग थी, कोई मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताना। बताओ, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है,
तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या है? काफी मुश्किल क्वेश्चन है, आराम से करो पर इसका आंसर जरूर बताना। ओके, तो इसका आंसर अगर आप अच्छे से करोगे बच्चों, नहीं आया है तो इसका आंसर आएगा 4 5 4 6, यानी कि 4 NH3, 5 ऑक्सीजन, 4 NO और 6। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मैंने बताया था मुश्किल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर इसी से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो अगर तुम्हारा आंसर नहीं आया है तो इसे देखना कि ये कैसे आया। 4 5 4 6 इसका आंसर आएगा, चाहो तो चेक कर लो। 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, इधर है 10 ऑक्सीजन, इधर है आपकी 6 और 4 10 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है, इसी केस में हो रही है बैलेंस। ठीक है, और कोई कोफिशिएंट इसके करेक्ट नहीं है। तो इसके बाद बच्चों ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना और मुझे डेफिनेटली बताना नेक्स्ट क्लास जो फ्राइडे को है कि इसका आंसर क्या है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। मानस सर ने आज क्या क्या पढ़ाया जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और फटाफट देखो लाइक जरूर कर देना अगर तुम मेरे साथ पूरा सेशन करा, और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर हो जाना, ये दो बातें तो तुमने फटाफट कर ही देनी है। अब हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, 6:15 मेरी क्लास होती है, मंडे वेनसडे फ्राइडे। 6:15 नेक्स्ट क्लास होगी, यानी परसों, कल मेरी क्लास नहीं है, परसों मेरी क्लास में आपने आना है। इसमें हम पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो अगर तुमने अभी तक मेरी क्लास नहीं करी और बीच में आए हो, तो वो नए चैप्टर से बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो 6:15 फ्राइडे को आप सबने आना है। ठीक है, दूसरी चीज, 11th का पूरा ये रैंक बूस्टर जो सीरीज है वो यूट्यूब पर चल रही है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक और डेली अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी नोट्स तुम्हें चाहिए ना, ये सब डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल डॉक्यूमेंट खोल के और ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वहां पे नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तीसरी चीज, अगर आपको कांटेक्ट नंबर की बात, वो तो ऊपर लिख के आ ही रहा होता है, पर ऑफलाइन कैंपस तो पता है, ये भी इंट्रेंस है तो अलीगढ़ में ऑफलाइन कैंपस है, और STBG के नाम से ये ऐप आपको मिल जाए। ठीक है, तो कोई डाउट मेरे, और ये ऐप है, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना सब। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम की तैयारी ऐसे करते रहना। 6:15 मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, आप सबने आना है। कब आओगे? फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास है, उसमें सबने आना है। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास से? सब समझ में आया? नेक्स्ट क्लास फ्राइडे 6:15 PM, क्या शुरू करेंगे? नया चैप्टर। ठीक है, तो अभी तक अगर तुमने मेरी कोई क्लास नहीं देखी, बीच में आए हो, अच्छा लगा पढ़ के, तो नए चैप्टर से शुरुआत कर सकते हो फ्राइडे को 6:15 पे। लाइक कर देना वीडियो अगर अभी तक नहीं करी, सब्सक्राइब कर लेना, और ऐप को डाउनलोड आप लोगों ने करना है फटाफट से, STBG ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। कहाँ पर? STBG के यूट्यूब ऐप। सब्सक्राइब और लाइक दोनों सब बच्चों ने कर। बाय बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड्स को ध्यान दो, और अपनी केमिस्ट्री अच्छी कर लो, क्योंकि 11th में तुम्हें एकदम से केमिस्ट्री मुश्किल मिलेगी, और 10th का अगर तुम्हारा बेसिक वीक है तो टाइम कम होता है, चैप्टर बहुत सारे होंगे।
11th भी खराब हो सकती है अगर 10th का बेसिक क्लियर नहीं। हाँ, अगर देखो पहले तुम्हें होमवर्क में खुद प्रैक्टिस करनी है। ये होमवर्क है, अगर तुम्हें आता नहीं है, अगर ये चीज़ तुम्हें उस दिन नहीं समझ में आती, तो फ्राइडे को मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है? ये होमवर्क है, पहले खुद ट्राई करना और अगर उसके बाद आपको नहीं आता, तो मानस सर आपकी हेल्प करें, ओके? बाय बाय एवरीवन, फ्राइडे 6:15 सबने टाइम से आना है।